देखो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले एस्टिमेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एस्टिमेट कहते किसको है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग को कोई एक काम करना है। सपोज एक मान लो कि एक घर बनाना है, एक छोटा सा घर बनाना है। एक सिंगल रूम का एक हमको घर चाहिए, है ना। तो एक घर बनाने के लिए मान लेते हैं हम लोग कि सिंगल रूम का एक हमको घर बनाना है। इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। ब्राइटनेस कम कर। तो किस प्रकार से हम लोग घर बना सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कम करो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको कितने मटेरियल लगेगा, मतलब क्या क्या मटेरियल हमको यूज करना है, ये मटेरियल हम लोग पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक मटेरियल पता करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है। अब मटेरियल जो लगना है इसका क्वांटिटी क्या होगा, पहले कौन कौन सा लगेगा पहले वो डिसाइड कर लिए, यानी इसका आइटम क्या क्या होगा। पहला काम ये हो जाएगा। फर्स्ट में आपको क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा आइटम का हमको यूज करना है। जैसे घर बनाना है तो आपको ब्रिक्स लगना है, आपको सीमेंट लगना है ना। एक मान लो हम लोग ऐसा रफ सोच रहे हैं, और ये रफ कौन सोच सकता है, जो इस तरह का काम लगातार कर रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो ऐसा सोच सकता है, वो ऐसा कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग रफली ये सोच रहे हैं कि हमको क्या, हम लोगों को मटेरियल लगाना है, कौन कौन से मटेरियल लगाने हैं। और मैं एक बार बार कह रहा हूं कि ये कौन सोचना है, किसको सोचना है, ये एक एक्सपीरियंस आदमी सोचेगा। क्योंकि आप अगर इन एक्सपीरियंस्ड है तो आप ये नहीं समझ सकते कौन सा मटेरियल लगेगा, या कुछ आइटम्स आपसे मिस हो सकते हैं। तो आप ये सबसे पहले कौन कौन से आइटम होंगे मटेरियल को वो आप सोच लिए। अब आपको क्या होता है कि इसका क्वांटिटी चाहिए होगा कि कौन कितने क्वांटिटी हमें चाहिए, ठीक है। जब क्वांटिटी फाइंड आउट हो गया, क्वांटिटी हम लोग सोच लिए कि एक सिंगल रूम बनाने के लिए आरसीसी का एक रूम, ब्रिक वर्क्स और आरसीसी के साथ एक रूम बनाना है। तो मान लो कि कोई सोच, वो एक रफ कैलकुलेशन हमें दे दिया कि आपको जो है 500 ब्रिक्स लगेगा, मान लो 10 बैग सीमेंट लगेगा, है ना। मान लो कि 1 मीटर क्यूब आपको ग्रेवल लगेंगे, कोर्स एग्रीगेट लगेंगे, सैंड लगेगा, है ना। ये सारा चीज दे दिया। अब दूसरा चीज क्या करना होगा आपको, अब दूसरा चीज मटेरियल के अलावा कहाँ जाना पड़ेगा, लेबर्स में जाने पड़ेगा कि भाई लेबर्स हमें कितना जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब लेबर दो प्रकार का होगा, एक स्किल्ड लेबर होगा, दूसरा अनस्किल्ड लेबर होगा। तो स्किल्ड लेबर कितना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर क्या चाहिए, है ना, वो हमें पता करना होगा। स्किल्ड लेबर मतलब जो उस काम के बारे में जानता हो, जो उस काम का पूरा जानकारी रखता हो, दैट इज द स्किल्ड लेबर। और जो काम के बारे में जानता नहीं लेकिन बट वो हेल्प करेगा कि इसको लाना है, ले जाना है, उसको जो बातें आप बता दिए वो काम वो कर रहा है बार बार, तो आपको वो लेबर चाहिए होगा। अब इसका भी क्वांटिटी क्या होगा वो आपको पता करना होगा कि हाउ मच यूनिट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। अब जब क्वांटिटी डिसाइड हो गया, लेबर डिसाइड हो गया, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा कि इसका रेट निकालना पड़ेगा। एक रेट आपको चाहिए होगा, क्वांटिटी लेबर का या मटेरियल का, उसको जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब रेट दो बात पे डिपेंड करेगा, रेट जो है दो बात पे डिपेंड करेगा, एक तो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा ही, और सेकेंड थिंग्स है कि क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा कि किस क्वालिटी का आप मटेरियल लगाना चाहते हैं। इन दो बातों पे आपका वो डिपेंड करेगा, क्वालिटी या फिर मतलब रेट जो है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, एक कॉस्ट मिल गया आपको, दिस मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल रूम हाउस, है ना, एक सिंगल रूम हाउस का आरसीसी हाउस बनाने का कॉस्ट आपको मिल गया। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये रफ आप जो काम कर रहे हैं टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड मटेरियल, दैट इज नॉन एज एस्टिमेटिंग, ठीक है ना। तो एस्टिमेटिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे, एस्टिमेट, it is defined as the method or procedure of working out the probable cost of a work. So this is the definition of estimation या estimate. Estimate का definition क्या हो गया, it is the method or procedure to working out the probable cost of a work. एक वर्क का प्रोबेबल कॉस्ट निकालने के जो मेथड्स हैं वो आपका क्या होगा कि एस्टिमेट कहलाएगा। अब एस्टिमेट जो है वो दो बात पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी और क्वालिटी पर, है ना। एस्टिमेट जो है वो दो बात पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पर और क्वालिटी पर, ठीक है ना। एस्टिमेट ऑफ ए वर्क, governed by quantity and quality एस्पेक्ट, इन दो चीज पे आपका डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एस्टिमेट ऑफ ए वर्क गवर्न बाय क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए ये तो एकदम नेसेसरी है। अब जो चाहिए उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्वालिटी आपके डिमांड पे है या एज पर द नीड है, इन दो बात पे आपका क्वालिटी डिपेंड करना है। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी क्या और क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अब जो क्वांटिटी है वो किस बात पे रिलेट करेगा, क्वांटिटी जो है वो रिलेटेड विद ड्राइंग होगा। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इज रिलेटेड विथ ड्राइंग, है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि एक एस्टिमेट को जानने के लिए आपको अगर एक एस्टिमेट चाहिए तो आपको ड्राइंग को अच्छे से समझना जरूरी होगा। अगर आप किसी चीज का एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, ये तो एक रफ हम समझा रहे थे, लेकिन आप अगर किसी चीज का एस्टिमेट बनाना चाहते हैं तो आपको इसका जरूर नॉलेज होना चाहिए कि ड्राइंग इसका क्या है, और ड्राइंग का समझ आपको होना चाहिए कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है ना। अर्थ एक्सकवेशन क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल क्या है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग क्या है, विंडो कितना छोड़ा गया है, डोर कितने छोड़े गए हैं, उनका साइज क्या है ना। तो डायमेंशन और ये सारी चीजों को मतलब ड्राइंग का एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी को ड्राइंग अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक अच्छा एस्टिमेटिंग नहीं कर सकता है। उस केस में जिनको कि ड्राइंग समझ में नहीं आता हो उनको आप ड्राइंग देके बार बार ये काम करवा सकते हैं, तो 2 3 4 5 बार करने के बाद उसको ड्राइंग का समझ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी जो है वो किस पे रिलेटेड होगा, वो ड्राइंग पे रिलेटेड होगा, और क्वालिटी जो है वो रिलेटेड होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी रिलेटेड विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, है ना, वर्कमैनशिप। ये दो चीज पे आपका जो है क्वालिटी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्वालिटी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब एस्टिमेट जो है हम लोग इसको दो प्रकार से तैयार कर सकते हैं। एस्टिमेट जो है इसको हम लोग प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण जो है स्टेप्स है। पहला चीज आपको ये करना होगा कि सारे क्वांटिटी निकाल लेने होंगे, और दूसरा चीज ये करना होगा कि उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्वांटिटी किस प्रकार से निकालेंगे और रेट से आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो चीज होगा एस्टिमेट में, हमारे पास दो फ्रेम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब होगा तभी एस्टिमेट बन पाएगा। एस्टिमेट में दो बातें होंगी,
पहला जो होगा उसको हम लोग लेंगे मेजरमेंट शीट। तो हमारे पास एक मेजरमेंट शीट होगा जिसमें हर एक क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट हम लोग करेंगे। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट ये किस प्रकार से बनाते हैं हम लोग इसको देखते हैं, है ना। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लें। अब आप इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं हम लोग कि मेजरमेंट शीट बनाना है तो आप क्या करेंगे। पहले हम लोग मेजरमेंट शीट बना रहे हैं, तो मेजरमेंट शीट क्या होगा वो समझते हैं। मेजरमेंट शीट हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। आइटम का डिस्क्रिप्शन कैसा है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स का मतलब क्या समझते हैं उसको हम लोग समझते हैं पहले। कि जैसे मान लो कि हमको सेंड फिलिंग करना है, एक हमारे पास आइटम है कि सेंड फिलिंग करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि सेंड फिलिंग के लिए लेबर क्या चाहिए, जो भी चाहिए, है ना। सेंड फिलिंग। अब सेंड फिलिंग में हमारे पास टाइप ऑफ सेंड क्या होगा उसके बारे में बताएंगे कि टाइप ऑफ सेंड क्या होगा और इसको हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। तो इसमें लोग लिख सकते हैं कि रिवर्स सेंड कोई भी होगा वो चलेगा, क्योंकि हम लोग सेंड फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। मान लो ये पहला आइटम है। दूसरा आइटम है मान लो आपके पास, है ना, दिस इज द फर्स्ट आइटम। उसी तरह से मान लो कि सेकेंड आइटम हम लोग कर रहे हैं कि हमको प्लास्टरिंग करना है, तो प्लास्टरिंग का आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है ना। प्लास्टरिंग का आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आप प्लास्टरिंग जो चाहते हैं वो किस रेशियो में चाहते हैं, आपका रेशियो क्या है। सपोज रेशियो हम लोग चाहते हैं 1:3। अब ये रेशियो हो गया। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो है सेंड जो ले रहे हैं उसका फाइनेंस मॉडुलस क्या होगा। तो ये हम बता दिए, मान लो हम फाइनेंस मॉडुलस 2.5 चाह रहे हैं, सपोज कहते हैं हम। तो इस तरह से आप जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम करेंगे। फिर आप लिखेंगे लेंथ, फिर लिखेंगे विड्थ, ये मेजरमेंट शीट है। फिर लिखेंगे डेप्थ, और फिर यहां आपको मिलेगा क्वांटिटी। यहां पर मिल जाएगा क्वांटिटी ऑन मल्टीप्लाइंग दिस। अगर सिर्फ लेंथ है तो ये डैश होगा, अगर लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों है तो फिर मल्टीपल होगा, मीटर क्यूब में आएगा। इस प्रकार से आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेजरमेंट शीट बनाते हैं। दिस इज ए मेजरमेंट शीट। जब मेजरमेंट शीट आप तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप बनाते हैं क्या, उसके बाद बनाते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाते हैं, तो देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट शीट को इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब फिर इसमें आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, फिर आएगा क्वांटिटी, फिर आएगा यूनिट, फिर आएगा रेट। ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा अमाउंट। ठीक है। अब जैसे मान लो पहला कर लिया हमने, सपोज कि हमने सेंड फिलिंग कर रहा था। दिस इज द फर्स्ट आइटम है जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसका क्वांटिटी जो है वो यहाँ से मिलेगा आपको। तो फिल द क्वांटिटी फ्रॉम हियर, यहाँ पर क्वांटिटी हमने डाल दी है। क्वांटिटी हमको मान लो सपोज कि 2 मीटर क्यूब, टू है ना। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा रहेगा, यूनिट हमारा हो जाएगा यहाँ पे मीटर क्यूब, है ना। ये हमारा यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो है रेट हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है ना। रेट हमारे पास मान लो आ गया कि इसका जो रेट है वो 4 रुपीज है। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट रेट लिखा हुआ है।
या फिर आप रेट भी बोल सकते हैं, मतलब 1 यूनिट का रेट लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब का रेट लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी 8 रुपीज। ठीक है, इस प्रकार से सारे आइटम्स जब आ जाएंगे तो आप यहाँ पर करेंगे टोटल, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट तैयार हो जाएगा। सपोज दिस इज एक्स। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना होता है, एक होता है मेजरमेंट शीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। इस पर और डिटेल बात करेंगे हम लोग डिटेल एस्टिमेशन में, ठीक है ना। अब देखिए, अब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन of actual cost before execution of work। कॉस्टिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये हुआ मतलब कि आप जब काम करना चाह रहे हैं तो काम करने के पहले उस वर्क का क्या कॉस्ट आएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉस्टिंग निर्धारित करते हैं। अब एस्टिमेशन का पर्पस क्या है, हम लोग एस्टिमेटिंग करेंगे ही क्या, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने का हमारे पास पर्पस क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो देखिए, एस्टिमेशन का कॉस्ट, सबसे जो पर्पस ऑफ एस्टिमेशन है, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन क्या है, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन कहता है, सबसे पहला जो पर्पस है आपका, आप ये जानना चाहते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग पर्पस देखें एस्टिमेशन का तो क्या होगा, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग का पर्पस क्या है। तो एस्टिमेटिंग का पर्पस सबसे पहला समझे तो क्या है, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क। वर्क का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जानने के लिए हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आप क्वांटिटी जानने के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना। दूसरा पर्पस क्या है आपका, सेकेंड पर्पस ये है हमारा कि टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी of various materials and labors। इसके लिए हम लोग करते हैं, कोई भी काम होता है ना, क्योंकि ये एस्टिमेशन की बात जो है, आप जब फर्म में काम करते हैं तब ये आपका एस्टिमेशन का वर्क होता है। जनरली हम लोग प्राइवेट घर बनाने के लिए, पर्सनल घर बनाने के लिए, पर्सनल हाउसेस बनाने के लिए हम लोग एस्टिमेशन जल्दी करते नहीं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्राइंग और डिजाइन बनवा लेते हैं, है ना। उसमें भी डिजाइन पे जाते नहीं, हम लोग ड्राइंग बनवा लेते हैं और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर लेते हैं। लेकिन जब यही कमर्शियल वे में चला जाता है या गवर्नमेंट में चला जाएगा, तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एस्टिमेशन करना होता है। एस्टिमेशन करने के बाद आपको क्या होता है कि यू हैव मस्ट टू अरेंज द फंड, आपको फंड अरेंज करने होते हैं, ठीक है ना। और फंड अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो फंड अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डिपार्टमेंट के पास भेजना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट के पास जब आप इस एस्टिमेट को भेजते हैं तो वो डिपार्टमेंट क्या है, इस पे जो है एक सैंक्शन देता है। तो हम लोग एस्टिमेट का पर्पस जो है, एक पर्पस ये भी है ना, फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, और टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के टेक्निकल सैंक्शन के लिए भी हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं।
ताकि जो आपका फंड खर्च हो रहा है वो पता चल सके लोगों को कि क्या आप खर्च कर पा रहे हैं, है ना। फिर क्या होगा कि आप जब सैंक्शन मिल जाएगा तो फिर आपको टेंडर करने होते हैं, तो आप टेंडर करेंगे, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट बॉडी जो है खुद से काम नहीं करती, या कमर्शियल वर्क भी जो होता है प्राइवेट सेक्टर में वो भी खुद से काम नहीं करता है। तो वो क्या करता है, लोगों को ये वर्क दे दिया जाता है, लोग उस पर काम करते हैं। तो लोगों को जब वर्क दिया जाएगा, मान लो सपोज कि हमने दे दिया कि भाई ये जो एक 1 रूम सिंगल रूम, आपको एक सिंगल रूम का एक हाउस बनाना है, इसका कॉस्ट जो है 2 लाख रुपीज है, मान लो हमने ये कह दिया। ये 2 लाख रुपीज किस प्रकार से है ना, 2 लाख रुपीज किस प्रकार से है और कहां से ये आ रहा है। तो उसको जो काम जो करेगा वो क्या करेगा, हर आइटम को वो देखेगा कि किस आइटम में आपने कितने कॉस्ट दिए हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने काम करने हैं और इस काम से हमें क्या बचत हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो एनालिसिस करता है जो काम, जिसको काम करना है। तो मतलब क्या है कि नेक्स्ट पर्पस जो है तो वो क्या है, टू इनवाइटिंग टेंडर्स, टू इनवाइटिंग टेंडर्स एंड एंड अरेंज, एंड हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हम लोग ये अंदाज लगा सकते हैं कि एस्टिमेशन से कि इतना काम हमें करना है तो इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, है ना। एक अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए आपको क्रिटिकल पाथ मेथड या फिर आपको पट पढ़ना होता है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिसर्च टेक्निक पे आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आपको टाइम पता चल पाएगा कि किस टाइम में ये वर्क खत्म हो पाएगा, प्लानिंग करना होता है। लेकिन आप एक एस्टिमेशन के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं। एस्टिमेशन में चूंकि आपको क्वांटिटी दिया रहेगा और आप एक्सपीरियंस से ये निकाल सकते हैं कि इस क्वांटिटी में इतने क्वांटिटी का वर्क करने के लिए इतना समय लगता है, तो फिर आप एक जो है टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइडिया अबाउट, टू फाइंड आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, टू कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ से पता चलता है कि एस्टिमेशन जो है इस कॉस्ट का आया है तो हमें इतना ही खर्च करना है, अगर उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप उस पर देख सकते हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं, है ना, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये था पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। अब दूसरा है पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का पर्पस क्या है हमारा, है ना, कि कॉस्टिंग हम लोग क्यों करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहला वही हो गया प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एक्सक्यूशन, पहला हो गया प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एक्सक्यूशन, काम करने के पहले आपको एक प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज व्हाट, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि आपको कॉस्ट पता रहेगा तो आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं कि किस पे हमको कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, किस आइटम पे पहले खर्च करना है, किस आइटम पे बाद में खर्च करना है, इस प्लान को आप कर सकते हैं। फिर क्या है कि आप एडिशन या अल्टरनेशन, एडिशन एंड अल्टरनेशन ऑफ आइटम, आइटम को आप ऐड कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। आपको पता चल गया ये कॉस्ट है। एंड हाउ मच फंड इज अवेलेबल फॉर यू, आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं, उससे आप जो है ये आप कोई भी आइटम को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको हटा सकते हैं। सपोज कोई सोचता है कि फ्लशिंग सिस्टम में हम बाथरूम बनाएं,
है ना, या एक शॉवर लगा लें, फिर उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं सपोज करो, है ना, तो उसको फिर लगता है कि चलो शॉवर की क्या जरूरत है, हम तो मग से भी नहा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस पे आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, कोई सोचता है कि नहीं चलो हम प्लास्टिक पेंट करेंगे वॉल में, फिर उसका कॉस्ट बढ़ता है, फिर उसको लगता है चलो प्लास्टिक क्या है, पुट्टी भी कर देंगे तो काम चलेगा। तो ये आप अल्टरनेशन या एडिशन कर सकते हैं वर्क का। तो दीज आर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब देखिए टाइप ऑफ एस्टिमेट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट के टाइप क्या क्या होंगे। तो पहला जो एस्टिमेट है दैट इज नॉन एज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। पहला एस्टिमेट जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट दूसरा एस्टिमेट हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। फिर इसको आप कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, और एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट, दैट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। सेकेंड जो है दैट इज नॉन एज डिटेल्ड एस्टिमेट। दूसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एस्टिमेट। थर्ड इज नॉन एज रिवाइज्ड एस्टिमेट, revised estimate. Third is known as revised estimate. Next, fourth is known as supplementary estimate, supplementary estimate. And then five is known as supplementary and revised estimate, supplementary and revised estimate. Now sixth number is annual repair and maintenance estimate, annual repair and maintenance estimate. तो मुख्यतः हमारे पास ये 6 प्रकार के एस्टिमेट होंगे। अब इनका अलग अलग मेथड हो सकता है ना, लेकिन आप अगर प्रमुख रूप से देखेंगे, मुख्य रूप से देखेंगे, हमारे पास 6 एस्टिमेट है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट, एंड 6 वन। तो ये हमारे पास जो है मेनली हमारे पास जो है 6 एस्टिमेट है। इसको आप शॉर्टकट में आरएम एस्टिमेट भी बोलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, या ARAM, या फिर आप AR एनुअल रिपेयर एंड AM एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, फर्स्ट वन is the approximate estimate. Approximate estimate. This is the first type of estimate. Approximate मतलब आप जो है ये एक्सपीरियंस पे बनाते हैं, ठीक है ना। It is prepared in short time, शॉर्ट टाइम में बनाते हैं, है ना, विदाउट टेकिंग एक्चुअल, विदाउट टेकिंग
एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटीज, एक्चुअल क्वांटिटीज। आप बिना एक्चुअल क्वांटिटी लिए हुए तुरंत आपको एस्टिमेटिंग करना है तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं, दैट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। लेकिन अगर आप विदाउट एक्चुअल क्वांटिटी एस्टिमेट करना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के नेचर ऑफ वर्क का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, मान लो कि एक मड हाउस बनाना है, मान लो कि एक आरसीसी हाउस बनाना है, मान लो एक रोड बनाना है ना। रोड कैसा बनाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट का या फिर रिजिड पेमेंट का। आपको कैनल बनाना है, तो अगर आप रफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करना चाहते हैं, रफ एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दैट वर्क। उस वर्क का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, इट्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, जजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का एक्सपीरियंस और जजमेंट क्या है, उस पर आपका इसका जो है एक्यूरेसी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ करेक्टनेस, प्राइस का कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप सपोज एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आपने पहले कोई हॉस्पिटल बना रखा है 100 बेड का या 10 बेड का आपने हॉस्पिटल बना रखा है, तो आपको 10 बेड का कॉस्ट आपको पता है, आप आर्किटेक्ट हैं या पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हैं, आपको पता है कि इसका कॉस्ट क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि 10 बेड्स में ये कॉस्ट आया, 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाना है, तो हाउ मच कॉस्ट विल बी कम्स आउट, तो कितने कॉस्ट आएंगे वो आप निकाल सकते हैं अगर आपने 10 बेड का एक हॉस्पिटल बना रखा है। तो मेनली कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है, ये जो है इस बात पे निर्भर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका जजमेंट क्या है, और साथ ही साथ आपका रेट का करेक्टनेस क्या है, आप कितना रेट को करेक्ट वे में जान रहे हैं, इसका रेट क्या हो सकता है, इसका आपको अंदाजा, तभी आप जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। ये जो है आप इसको क्यों करते हैं, है ना। तो आपको जैसे कि काम करना है, तो आप सबसे पहले चाहते हैं कि आपका एक प्रोबेबल कॉस्ट क्या होगा, प्रोबेबल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसके लिए आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं। दूसरा है कि जब आप वर्क करते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप जैसे आप गवर्नमेंट के, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए आपको, गवर्नमेंट से फंड के लिए, आपको पैसे के लिए आपको कुछ एक रफ आइडिया देना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या इस प्रोजेक्ट का वर्क का कॉस्ट क्या होगा। इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे कि एक आपको ये फंड अवेलेबल कराने के लिए आपको क्या करना होगा कि अथॉरिटी से एक अप्रूवल लेना पड़ता है ना। दैट इज नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको चाहिए होगा, इसलिए आप पहले एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं और फिर उस पर आप एक अप्रूवल ले लेते हैं, और अप्रूवल लेने के बाद फिर जो है आप फिर डिटेल करके उसका जो है डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, एक्यूरेट एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उस पर आप काम करवाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना पड़ता है। इसका पर्पस क्या है, पहला पर्पस हो गया क्या कि आप एक्सपेंडिचर जानना चाहते हैं कि हाउ मच फंड इज यूज्ड फॉर दिस वर्क, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बनाते हैं या फिर आप कोई भी बड़ी कंपनियों के लिए बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाते हैं, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए भी इसका यूज करते हैं। तीसरा होगा कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आप इस काम को करते हैं, है ना। तो आप क्या क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है या यूज क्या है, यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का यूज क्या है। तो पहला यूज क्या हो गया, पहला यूज हो गया टू गिव रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर, टू गिव रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर, क्या प्रोबेबल खर्च हो सकता है। दूसरा यूज क्या होगा,
है ना, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, फॉर वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन, फॉर वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन, ठीक है। इन सब कामों के लिए आप इसको करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप रफ एस्टिमेटिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसका भी बहुत सारा मेथड्स है जिससे आप इसको कर सकते हैं। तो मेथड्स टू प्रिपेयर रेंट फिक्सेशन कहने का मतलब है कि जैसे आप प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, ठीक है, या आपको प्रॉपर्टी को बाई करना है, खरीदना है, तो उस केस में आप पहले उसका एस्टिमेटिंग करेंगे, आप एक रफ एस्टिमेट निकालेंगे कि हाउ मच कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद ही आप उसको बाई करेंगे कि आपको कॉस्ट जो है इस प्रॉपर्टी को खरीदने में मान लो कि 10 लाख रुपीज लग रहा है, और अगर आपको कॉस्ट जो है वो बता रहा है 20 लाख रुपीज, तो आप फिर सोचेंगे कि ये जो सौदा है हमारा घाटे का है, तो हम लोग दूसरा क्यों नया क्यों नहीं बनवा लें। तो ये सब चीज़ों को आप ये कर सकते हैं। या फिर आपका पर मंथ का एक कोई रेंट कहीं पर आपको लेना है, सपोज द रेंट इज 20,000 पर मंथ, और एक साल में कॉस्ट आ रहा है 2,40,000 अप्रोक्स करो, और हमको 5 ईयर्स तक कोई प्रोजेक्ट को वहाँ पर चलाना है, तो हमारा कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली आ गया मान लो कि 12 लाख रुपीज़। और जब हम कॉस्ट अगर उसी बिल्डिंग के लिए अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लें, तो हमारा कॉस्ट आ रहा है 7 लाख रुपीज़ मान लो। तो 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है और आप दे रहे हैं 5 ईयर्स में 12 लाख रुपीज़। तो आप सोचेंगे ना कि 12 लाख रुपीज़ में 5 लाख रुपीज़ हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्यों ना हम एक नया कंस्ट्रक्शन कर लें और उसमें ही हम अपना काम करें। तो फॉर द रेंट फिक्सेशन या फिर वैल्यूएशन, इन सब चीज़ों के लिए भी आप रफ एस्टिमेट का यूज करते हैं। क्लियर है। मेथड ऑफ approximate estimate या मेथड टू प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने का हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकता है। तो सबसे पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड। प्लिंथ एरिया रेट मेथड, ठीक है। प्लिंथ एरिया रेट मेथड पहला जो मेथड आपके पास है प्लिंथ एरिया। आप क्या करते हैं कि आप उसी तरह का सिमिलर वर्क आप किए, सपोज आपने एक घर बनाया है, ठीक है, या एक रोड बनाया है। अब प्लिंथ एरिया जनरली घर के लिए, बिल्डिंग के लिए यूज होगा। तो आप सपोज कि एक घर बनाए हैं आप, और उसी तरह का सिमिलर कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो आप क्या करते हैं कि हमारा कितने प्लिंथ एरिया में यह घर बना हुआ है, ठीक है, कितने प्लिंथ एरिया में यह घर बना हुआ है, उसके कॉस्ट को हम पूरा उस एरिया के लिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू सपोज करो कि 55,000 है या 50,000। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी 5,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इस प्लिंथ एरिया के लिए एक मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया के लिए आपको रेट पता हो गया। आपको मान लो कि एक घर बनाना है, दूसरा सिमिलर नेचर का घर बनाना है, सिमिलर नेचर का बिल्डिंग बनाना है, लेकिन उसका प्लिंथ एरिया मान लो कि है 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का आपको रेट पता है, सो 500 के लिए आप उतना से मल्टीपल कर देंगे, तो आपको क्या है कि एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड on the basis of plinth area, प्लिंथ एरिया के बेसिस पे आप बनाते हैं। दिस इज द प्लिंथ एरिया रेट मेथड। सेकेंड इज द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, है सेकेंड क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इट इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है ना। क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो है इट इज more accurate than plinth area method। प्लिंथ एरिया मेथड से ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें क्या करते हैं, आप वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो
आप क्या करेंगे कि जो आपका प्लिंथ लेवल तक है, प्लिंथ लेवल के नीचे जो भी है, मतलब जिसको आप सब स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, सब स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। और अगर छत के ऊपर, आपके फ्लोर के ऊपर अगर कोई पारापेट है तो पारापेट को भी छोड़ देते हैं। बाकी जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसका एक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद जिस वॉल्यूम का आपको घर बनाना होता है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज बेस्ड ऑन द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। नेक्स्ट है सर्विस यूनिट मेथड। थर्ड वन इज द सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड जैसे कि आपको जो है कि कुछ पर्पस के लिए बनाना है। सपोज आपको एक हॉस्पिटल बनवाना है, तो आप यहाँ पर बेड पे चले जाते हैं कि भाई कितना बेड का हमने पहले हॉस्पिटल बनवाया था। सपोज हमने जो है कि मान लो कि 10 बेड्स का बनवाया था, तो एक बेड का क्या हो जाएगा। तो सर्विस हम कितने बेड के लिए दे रहे थे, 10 बेड्स के लिए दे रहे थे। जैसे कि एक सिनेमा हॉल हमने बनवाया है, तो सिनेमा हॉल कितने सीट्स के लिए हमने बनवाया है, तो एक सीट्स के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ सर्विस। आप कितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सर्विस यूनिट मेथड का यूज करते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे। नेक्स्ट है टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट वन इज टिपिकल बे मेथड। दिस वन इज टिपिकल बे मेथड। इसका यूज जो है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए करते हैं ना, इसमें ये ध्यान रखना है, यूज्ड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, यूज्ड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग को हम लोग टिपिकल बे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। टिपिकल बे मेथड से आप क्या करते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग को आप बनाते हैं। फिर है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। लास्ट वन इज द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट है टिपिकल वे मेथड मतलब जैसे हमने एक इंडस्ट्री बनाया है, एक मान लो कि हम लोग एक फैक्ट्री बनाए हैं, तो इस फैक्ट्री को एक यूनिट मान लो कि हमें कि हर दिन एक मान लो कोई चीज बनाना है हमको। सपोज करो कि हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं सीमेंट का, मान लेते हैं ना। तो सीमेंट का फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत होगा, सेट का जरूरत होगा, मशीन्स का जरूरत होगा, फाउंडेशन का जरूरत होगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल के तो बाहर से आएंगे, रॉ मटेरियल के स्टोरेज का जरूरत होगा। तो उन सारे चीजों को बनाने के लिए मान लो कि हमको हर दिन जो है 10 टन का हमको मान लो सीमेंट का प्रोडक्शन चाहिए। तो वो 10 टन सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हमने जो है एक यूनिट बनाया था, तो उसका कॉस्ट ये आया। अब मान लो कि कोई कहता है कि 100 टन यूनिट्स के लिए 100 टन पर डे आपका सीमेंट प्रोडक्शन के लिए आपको एक एस्टिमेट देना है। तो आप 10 टन के लिए जानते हैं, इसलिए 1 टन के लिए आप जानेंगे, एक बे के लिए जानेंगे, और फिर जो है आप उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो फैक्ट्री डिजाइन के लिए जो है आप जो है टिपिकल वे मेथड का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने का ये लास्ट मेथड है ना। इसमें हम लोग सारा चीज का अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमको इतना एक्सकवेशन होना है, या फिर हमको इतना यहाँ पर फिलिंग करना है अर्थ का, या जो भी है उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और फिर हम लोग इस पे वर्क करते हैं। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेट मेथड टू प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट मेथड एस्टिमेट। और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर देख रहे थे। तो हमने आपको पहले बताया था मेजरमेंट शीट, और सेकेंड वाज द एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो दो शीट आप बना रहे थे एस्टिमेशन में। अभी जो हमने आपको बता रहा था अप्रोक्सीमेट मेथड, इस अप्रोक्सीमेट मेथड में उसकी कहीं पे हमने चर्चा नहीं करी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मेथड में आपको कोई क्वांटिटी या फिर आपको कॉस्ट जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है, इसलिए आप उन दोनों शीट्स का यूज नहीं करते हैं। तो अब अगला जो आपका है एस्टिमेट, दैट इज द डिटेल एस्टिमेट।
डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट के बारे में और भी हम लोग आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा समझते हैं कि डिटेल एस्टिमेट क्या है। तो डिटेल एस्टिमेट जो है ये एक्यूरेट एस्टिमेट होता है ना, इट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट, इट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट, ये एक्यूरेट एस्टिमेट है, ठीक है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द एंड consist of working out the quantities of each item of work, quantities of each item of work and cost। आप इसमें जो है एक्यूरेट एस्टिमेशन, ये एक्यूरेट एस्टिमेट है, और इसमें आप करते क्या है, इसमें जो है आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालते हैं और साथ ही साथ कॉस्ट निकालते हैं। इसमें आपको 2 स्टेप में करना पड़ता है। इसका स्टेप क्या होगा बनाने का, तो पहला स्टेप होगा फाइंड आउट द क्वांटिटी, फाइंड आउट द क्वांटिटी, आपको पहले क्वांटिटी निकालने होंगे। अब इस क्वांटिटी को आप कहाँ फाइंड आउट करेंगे, ऑन द मेजरमेंट शीट, जो मैंने आपको पहले बताया, ऑन मेजरमेंट शीट, आप मेजरमेंट शीट पे इसको करेंगे। सेकेंड वन इज फाइंड आउट द कॉस्ट, है ना, ऑन एब्स्ट्रैक्ट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट पे आप कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 स्टेप में आपका ये दोनों काम होगा, है ना। तो ये आपका डिटेल एस्टिमेट का डिफिनेशन है। डिटेल एस्टिमेट किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हम लोग एक चैप्टर ही देखेंगे अलग से, कि किस प्रकार से ये प्रिपेयर होगा और कहाँ कहाँ पर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, या यूज आप देख सकते हैं, है ना, कि इसका यूज क्या होगा। तो इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज क्या हो सकता है, यूज पहला यूज ये होगा कि आप जो है क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स वर्क का आप जान सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वांटिटी जो है आप आइटम का जान सकते हैं। तो पहला यूज हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम वर्क, क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, वर्क नॉन, ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा आप कर सकते हैं टू इनवाइट टेंडर फॉर ए वर्क, टू इनवाइट टेंडर ऑफ ए वर्क, वर्क आप टेंडर कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट मिल चुका है। तीसरा आप कर सकते हैं टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि एस्टिमेट का ये यूज है, टू नो द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के कॉस्ट को आप जानने के लिए कर सकते हैं। चौथा चीज क्या होगा, टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ईच आइटम। तो दीज आर द यूज ऑफ डिटेल एस्टिमेट, और इनके मेथड्स होते हैं, हम लोग उस मेथड्स को देखेंगे किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं अगला जो है हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट क्या है, यह डिटेल एस्टिमेट का ही एक टाइप, या कह सकते हैं कि ये डिटेल एस्टिमेट ही है, ठीक है ना, इट इज अ डिटेल एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या है, ये डिटेल एस्टिमेट, इट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। अब किसी एस्टिमेट को रिवाइज क्यों करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट का मतलब है कि जो एस्टिमेट आपने बनाया है उस एस्टिमेट को आपको रिवाइज करना है। तो व्हाई वी रिवाइज द एस्टिमेट, एस्टिमेट को रिवाइज क्यों करेंगे, तो एस्टिमेट को रिवाइज करने का 2 कारण है, इसमें से कोई एक कारण हो सकता है, ठीक है। पहला ऐसा हो सकता है कि जो आपने सैंक्शन किए थे, मतलब जिस
वर्क के लिए आपने सैंक्शन किया था और उसका जो कॉस्ट था, जिस डिटेल एस्टिमेट के लिए आपने सैंक्शन किया था और उसका जो कॉस्ट था वो जो है 5% से ज्यादा बढ़ने की संभावना है ना, 5% से ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और दूसरा जो आपका है ऑप्शन, वो ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर है वर्क का, है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क जो है वो आपका 10% से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इन दोनों केस में आप फिर से एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, या फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस बोल सकते हैं। पहला हो सकता है व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट, when the original sanction estimate exceeds or likely to exceeds more than 5%, more than 5%, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा है when the expenditure of work, when the expenditure of work exceeds or likely to exceeds more than 10%। एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क कैसे बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क उस कंडीशन में बढ़ सकता है जैसे कि कॉस्ट जो है वो बढ़ गया, ठीक है ना। जब मटेरियल हम लोग यूज कर रहे थे वो मटेरियल आपका बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, एक ये संभावना हो सकती है। दूसरा संभावना क्या है कि आप जो वर्क कर रहे थे उससे डेविएशन हो गया। डेविएशन कहने का मतलब जैसे कि मान लो आप सोच रहे थे क्या कि आपको फॉल सीलिंग नहीं लगवाना है, लेकिन अब घर बन रहा है तो आपको लगा कि नहीं एक फॉल सीलिंग हो जाता तो अच्छा रहता, तो ये डेविएशन हो गया आपके वर्क से। क्या हो गया, आप अपने वर्क से डेविएट हो गए, तो इस डेविएशन से एक्सपेंडिचर जो है आपका वो बढ़ सकता है। तो ये दो काउजेज हैं, जब ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट से 5% से ज्यादा बढ़ जाए या बढ़ने की संभावना हो, और दूसरा क्या है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से बढ़ने की ज्यादा संभावना हो, तो आप जो है रिवाइज एस्टिमेट तैयार करते हैं। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहने का मतलब ये है कि ये जो है एडिशनल वर्क आप जब करते हैं, ओरिजिनल वर्क के कम, ओरिजिनल वर्क जो करना था उससे आप जो है कुछ एडिशनल वर्क कर देते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनाते हैं, जब आप एडिशनल वर्क कुछ करते हैं। सपोज मान लो कि आपको जो है 10 किलोमीटर रोड्स बनाने थे, लेकिन डिमांड हुआ या लोगों, या आपको लगा कि 10 किलोमीटर हमने जब एस्टिमेट किया था तो ठीक था, लेकिन अभी जो है लग रहा है कि और 5 किलोमीटर रोड्स हमें बढ़ा देना चाहिए, तो उस स्टेज में आप जो है पूरी तरह से एडिशनल वर्क कर रहे हैं, नया वर्क कर रहे हैं, तो उस एडिशनल वर्क के लिए आपको एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। दैट एस्टिमेट इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है ना। तो ये भी डिटेल एस्टिमेट है, इट इज ए डिटेल एस्टिमेट, ये भी एक डिटेल एस्टिमेट है, एंड प्रीपेयर्ड when additional work to be done, एडिशनल वर्क जो आप करेंगे तब आप फिर जो है आप जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का तैयार करेंगे, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में इसको सेपरेटली आप दिखाएंगे कि ये जो है एक्स्ट्रा आपका बढ़ गया। दूसरा है, नेक्स्ट है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आप कब बनाते हैं, तो रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट उस कंडीशन में बनाते हैं आप जब काम जो है पूरी तरह से, मान लो कि एक कोई कंपनी है वो काम कर रही थी, आपने उस कंपनी को काम से हटा दिया
या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से काम को छोड़ दिया। तो उस सिचुएशन में अगर आप वो काम छोड़ दिया है और उसमें से जो काम हुआ है वो रिमेनिंग वर्क जो है 95% से लेस है ओरिजिनल वर्क का, या फिर 90% से ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट से लेस है, तो आप जो है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के फिर से आप टेंडर की प्रक्रिया में जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं। तो ये आप कब बनाएंगे, है ना, व्हेन रिमेनिंग वर्क, कोई कंपनी को आपने अबॉन्डेट कर दिया है, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, व्हेन वर्क इज practically abandoned and remaining work is less than 90% of original work, sorry 95% of original work and 90% of sanction cost, तब आप रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का आप निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको फ्रेश बनाते हैं, और फ्रेश बना के फिर से आप क्या करते हैं, इस पर फिर सैंक्शन लेते हैं, और फिर सैंक्शन लेने के बाद फिर इस पर काम करते हैं। तो ये था आपका रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट है आरएम एस्टिमेट या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, आरएम एस्टिमेट। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को हमने एक बिल्डिंग बना लिया, ठीक है ना। अब बिल्डिंग में क्या होगा, हर एक साल कुछ ना कुछ होना होगा, जैसे कि व्हाइट वॉश करना होगा, या कुछ टूट फूट गया है उसको रिपेयर करना होगा। तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए जो आप एस्टिमेट तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। इसमें जो है मेन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्डिंग के रिपेयर के लिए, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस of a building, repair and maintenance of a building, 1 to 1.5% of original construction cost is provided, या आप मतलब आप इसका प्रोविजन करते हैं कितना, 1 से 1.5%। इसको याद रखेंगे, एक पूछता है आपको, ठीक है ना। तो 1 से 1.5% आप जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग के लिए आप एस्टिमेट बना सकते हैं। जो कॉस्ट आया है, सपोज 1 लाख रुपीज कॉस्ट आया है, तो मतलब 1000 या 1.5 जो है आपका पर एनम जो है उसके मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए खर्च होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट का टाइप्स क्या होता है, एस्टिमेट का यूज क्या होता है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिटेल एस्टिमेट किस प्रकार से करते हैं और कैसे हम लोग